याद है, गुड। तो उन्होंने लेवोजियर जो ग्रेट फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 ग्रुप में एलिमेंट्स को बांटा था, मेटल एंड नॉन मेटल। और जैसे हम जानते हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं और मोर देन 75% उसमें से क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। उसके बाद हमने मेटल के बारे में पढ़ा था कि मेटल अकर इन कंबाइंड स्टेट, या तो वो कंपाउंड के रूप में मिलते हैं या मिक्सचर के रूप में मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि वो फ्री स्टेट में मिलते हैं तो उनको नेटिव स्टेट कहते हैं। व्हेन ए मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट इट्स नॉन एज नेटिव स्टेट। अगर कोई मेटल आपका फ्री स्टेट में मिल रहा है तो उसको उसकी नेटिव स्टेट कहेंगे। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम जो होते हैं वो फ्री स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट में मिलते हैं और इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। वाई आर दीज कॉल्ड नोबल मेटल्स? ये नोबल मेटल्स क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दीज आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। दीज आर नॉट वेरी रिएक्टिव एंड because of less reaction they are exist in free state in nature। क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है इसलिए फ्री स्टेट में मिल सकते हैं नेचर में, इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। इसमें सिल्वर फिर भी थोड़ी बहुत रिएक्शन करता है। गोल्ड और प्लेटिनियम ये दोनों ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं, ना बेस से, ना एयर से, ना वाटर से, इसलिए ये बिल्कुल रिएक्टिव स्टेट में नहीं है। और इनमें एक चीज़ और स्पेशल है कि ये सॉफ्ट होते हैं और अगर इनके अंदर हम कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो ये काफ़ी सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बने हुए होते हैं, अगर प्योर गोल्ड हो उसमें, जिसको 24 कैरेट का गोल्ड बोलते हैं, अगर वो गोल्ड यूज़ किया हो तो वो गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम अच्छे से शेप नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाकर उसको शेप दिया जा सकता है। यानी कि इम्प्योरिटीज़ भी गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। यदि हम गोल्ड के अंदर कोई इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, इसमें मेनली इम्प्योरिटी मिलाते हैं कॉपर की, तो कॉपर और गोल्ड आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसलिए इम्प्योरिटीज़ भी आराम से इसमें मिलाई जा सकती हैं। इसलिए गोल्ड के अंदर हम कितनी भी इम्प्योरिटी मिलाएं, गोल्ड उसको सहन कर लेता है। इसलिए गोल्ड जो है रिस्की मेटल और है, क्योंकि गोल्ड को हम प्योर समझ के खरीद रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, क्योंकि इम्प्योरिटी को ये अपने आप अंदर सेटल कर लेता है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है। अब आगे हम देखते हैं मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड दीज कंपाउंड्स आर फाउंड डीप अंडर द सरफेस। ये हमारे अर्थ के अंदर बहुत गहराई में मिलते हैं मिनरल्स। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं या कुछ रॉक्स ऐसी होती है जिससे हम मेटल्स निकाल सकते हैं। सम मिनरल्स और रॉक्स आर यूज्ड टू extract metals and these are called ore, O-R-E-S, ores। तो ऐसी रॉक्स या फिर ऐसे मिनरल्स जो डीप हैं, अर्थ के अंदर है, बट एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम दीज मिनरल्स और रॉक्स, दीज मिनरल्स और रॉक्स कॉल्ड ओर्स। वो मेटल्स, वो मिनरल्स या फिर वो रॉक, चट्टाने जिनके अंदर से हम मिनरल्स को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम ओर्स कहते हैं। लेकिन ये ओर्स जो होते हैं उनके अंदर मेटल्स के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और इन इम्प्योरिटीज़ को गैंग कहते हैं, G-A-N-G-U, गैंग। Impurities which combined with metals are called gang। इन ओर्स के अंदर मेटल के साथ इम्प्योरिटीज भी होती है और उन इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था
तो ये गैंग और है, और यानी कि मेटल प्लस इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब इस और में से हम क्या निकालेंगे, मेटल। तो वो जो प्रोसेस है जिससे हम मेटल्स को निकाल रहे हैं इस और में से, गैंग को, इम्प्योरिटीज को हटाकर मेटल को प्राप्त कर रहे हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेटलर्जी। उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए प्योर मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। वो एक पूरी चैन, वो एक पूरी क्रिया विधि जिसके द्वारा हम मेटल्स प्राप्त करते हैं ओर में से, उस पूरी क्रिया को मेटलर्जी कहते हैं। उसके अंदर कई सारे स्टेप्स आते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो मिनरल जो है हमारा और, उस और को हम पीसते हैं, से पीस कर उसको बारीक करते हैं, बारीक करके उसको पानी में घोल के या किसी और प्रोसेस से उसमें से गैंग, यानी कि ये जो आपकी इम्प्योरिटीज है गैंग, इसको अलग करते हैं। फिर उसको हम और बहुत सारे प्रोसेस में डालते हैं और मेटल को रिड्यूस करते हैं, उसमें से मेटल को अलग करते हैं। अब ये जो मेटल हमारी अलग होती है, उस मेटल में फिर भी कुछ अशुद्धियाँ, कुछ इम्प्योरिटीज और भी होती हैं। अब उस मेटल को जो हमने प्राप्त की है उसको और ज़्यादा प्योर करना, उसको कहते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इस 3 प्रोसेस को मिलाकर हमारा बनता है मेटलर्जी, जिसके अंदर हम और से अपना मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे आता है रिएक्टिविटी सीरीज। हमारी जो मेटल्स हैं वो सारे अलग अलग रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनकी जो रिएक्टिविटी की एक तरह से क्षमता है वो अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, कोई बहुत कम रिएक्ट करता है। तो जो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो वेरीज करती है मेटल टू मेटल। तो ये मेटल टू मेटल जो उनकी रिएक्टिविटी वेरीज करती है, उसकी एक सीरीज बना ली जाती है। इस सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे, या बिल्कुल ना के बराबर इसमें रिएक्शंस होंगी। तो ऊपर जो पोटेशियम और सोडियम है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे कि वो केरोसिन ऑयल एक बैरियर की तरह काम करे और इन तक मॉइस्चर या ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, क्योंकि मॉइस्चर और ऑक्सीजन से अपनी लैब में है ना। अब क्या क्या, हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल ऐसे जैसे नरम सा कोयला हो ना, बिल्कुल, क्योंकि ये जो दोनों मेटल्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनको हम नाइफ से काट भी सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। और इनका कलर ब्लैक होता है, ग्रेइश ब्लैक। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हमारा कच्चा कोयला नहीं होता जो लकड़ी से बनता है, उस तरह के कोयले की तरह दिखाई देते हैं ये। हाँ ये देखिए, ये कोयले की तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल ग्रेइश ब्लैक कलर के होते हैं। बहुत ज़्यादा नरम धातु है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये मॉइस्चर से क्रिया कर रही है। क्रैकर्स की भांति ये आवाज़ करके जलती है, इसमें फ्लेम उठने लग जाती हैं, आवाज़ होने लग जाती है अगर इस पर पानी डाल दिया जाए या फिर इसको थोड़ी देर हवा में खुला छोड़ दिया जाए। तो इनको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, जिससे कि केरोसिन एक बैरियर की तरह काम करता है जो इनको एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, और ये आराम से रह सकते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यहाँ हम देखते हैं गोल्ड और प्लेटिनियम। ये धातुएं तो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती है, इतनी कम रिएक्टिव हैं ये कि ये फ्री स्टेट में मिलती हैं, इसलिए इनको नोबल मेटल्स भी कहते हैं। इनका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के जो
टूल्स होते हैं उनको बनाने में भी किया जाता है, और हमारे दांत अगर किसी के खराब हो जाते हैं तो उसमें दांत की जगह भी काम में लिया जाता है। और मेनली जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं और उन सर्जरीज के जो टूल्स होते हैं उनको भी प्लेटेनियम से बनाया जाता है, जिससे कि अंदर जब वो सर्जरी के टूल्स का वर्क करे तो ऑर्गन पे कोई बैड इफेक्ट नहीं हो। तो सर्जरी के टूल्स बनाने में भी ये प्लेटेनियम यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, इसका प्रैक्टिकल कैसे करते होंगे? इसको जब भी हम लैब से लेते हैं और रिएक्शन के लिए तो उसको उसी कैरोसिन में से निकाल के डायरेक्ट डालते हैं। मतलब वो स्टोर जो करना है ना हमको, वो कैरोसिन में करना है। जैसे हमारे केमिकल्स लैब में यूं ही बॉटल्स में पड़े रहते हैं, तो वो हम ऐसे खाली बॉटल्स में नहीं रख सकते, उस बॉटल में हमको कैरोसिन भर के रखना पड़ेगा। बाकी रिएक्शन के लिए तो हम उसको वैसे ही निकालेंगे जैसे दूसरी चीज़ों को निकालते हैं, लेकिन जस्ट निकाला और जहाँ पे हमको जिस टेस्ट ट्यूब वगैरह में डालना है उसमें डाल दिया। लेकिन अगर हमने डाला खाली टेस्ट ट्यूब में और उसमें हल्का सा भी वाटर है तो ये उस टेस्ट ट्यूब के साथ ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में ना डालकर अगर टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल है तो उस केमिकल में डालेंगे जिससे रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि किस तरह की फिजिकल स्टेट में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो रूम टेम्परेचर जो होता है उस पर मोस्टली जो आपके मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। मोस्टली मेटल्स सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, बट मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये आपका रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में होता है। और अगर हम इसकी कंपैरिजन करें किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी मेनली जो होते हैं वो सॉलिड या फिर गैस स्टेज में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, या तो गैस वाले स्टेज पे या सॉलिड पर। लेकिन एक हमारा ब्रोमीन नाम का वो होता है नॉन मेटल, वो आपका लिक्विड होता है और वो बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का होता है और उसके अंदर शाइनिंग भी होती है। ये ब्रोमीन है जो कि एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वो आपकी बुक में नहीं है, लास्ट ईयर वाली बुक में था कि भाई दोनों के कंपैरिजन मेटल और नॉन मेटल की। अब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हमारी जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका मेटल्स का, ये बहुत हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम इनको अपने सामान्य टेम्परेचर पर या फिर गैस के ऊपर इनको मेल्ट नहीं कर सकते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं, गैलियम और सीजियम। इसमें गैलियम का ही नाम दे रखा है लेकिन इसके साथ सीजियम भी है। ये दोनों मेटल ऐसे हैं जिसको हम अपनी हथेली पर लें तो हमारी जो हथेली पाम का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि हैंड का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर ये मेल्ट होने लग जाता है। इतना ज़्यादा इसका, इतना कम इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि आप कोई सा भी आपका मेटल है, चाहे आपका आयरन है, चाहे आपका, ये देखिए इसके अंदर आगे मेटल लगा हुआ है, ये भी मेटल है, ये भी खूब आप इसको हाथ से रगड़िए ये मेल्ट नहीं होगा। आपका सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, चांदी को हम हाथ में पहनते हैं, देखिए पहन रखा है, ये कोई मेल्ट हो रहा है? नहीं। लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसा मेटल है जो आपके हथेली के टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी से मेल्ट हो जाता है। तो ये नहीं, नुकसान नहीं करता ये। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना अपवाद, एक्सेप्शंस,
तो हमको ये एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ेंगे साथ में। जैसे हमने पढ़ा कि प्रिजर्व करके नहीं रखते बेटा, ये हम कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, प्रिजर्व नहीं करना, इसको किसी चीज़ में नहीं रखना हमको। लेकिन जहाँ ये रखेंगे ना गैलियम और सीजियम, या तो वहाँ का टेम्परेचर कम रखें या फिर ये लिक्विड स्टेट में हमारे काम आ सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हमारे काम आ जाते हैं। ठीक है, इसको हमको ऐसे, हाँ काफ़ी कुछ है हमारी लैब में, लैब का स्टैंडर्ड तो मेंटेन कर रखा है रोहिताश सर ने। काफ़ी केमिकल्स हैं, बायो वाली में कम चीज़ें हैं, टूट फूट गए हैं उसके स्पेसिमेन, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी सामान है। आपको नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में मौका मिला तो ज़रूर दिखाएंगे। 28 फ़रवरी को अपना साइंस डे होता है, अगर जब तक स्कूल खुल गए तो लैब आपके लिए ज़रूर खुलवाई जाएगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब है एक छोटी जगह में कितने एटम हैं, कितने एटम हैं उस एलिमेंट के। तो जो अरेंजमेंट होता है या मेटल्स की एटम्स की संख्या होती है किसके अंदर, मेटल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ये, इनकी पैकिंग जो है वो बहुत क्लोजली होती है, यानी कि एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत कम जगह में होते हैं, जिससे कि ये बहुत स्ट्रोंग होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। स्ट्रोंग और रिजिड का मतलब है कठोर है, इनमें लचीलापन नहीं है। यानी कि आप चाहें कि मेटल को हाथ में ऐसे पकड़ के उसको मुट्ठी में बीज दें, वो नहीं आप कर सकते हैं, आपको किसी हैमर से उसको चोट करनी पड़ेगी। और आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, आप नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको आप हाथ से तोड़ सकते हैं, ब्रिटल होते हैं वो। लेकिन डायमंड जो है नॉन मेटल में वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारा अर्थ का, वो एक नॉन मेटल है। तो वो एक्सेप्शंस हैं, वो इस बुक में नहीं है, हमारी लास्ट ईयर की बुक्स में थे वो। तो अभी हम ये देखेंगे कि डेंसिटी यानी कि जिनकी जो पैकिंग होती है वो क्लोजली पैक होते हैं, और क्लोजली पैक होने की वजह से ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होते हैं, रिजिड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, क्योंकि इनके एटम्स दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते हैं, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। वी कैन कट दीज पोटेशियम एंड सोडियम विद ए सिंपल नाइफ, एक सिंपल नाइफ से काट सकते हैं, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है लस्टर। लस्टर जो है वो स्पेशल प्रॉपर्टी है आपकी मेटल की। लस्टर का मतलब है आपके जो भी मेटल होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है उसमें एक स्पेशल शाइन या एक स्पेशल ग्लीम होती है। ग्लीम माना चमक, शाइन। वो जो चमक या शाइन है वो इसके लेयर्ड प्रॉपर्टी की वजह से होती है। इसके जो एटम्स होते हैं ना बेटा वो एक लेयर के रूप में जमा रहते हैं, इस तरह की लेयर्स के रूप में, ऐसे लेयर्स के रूप में। और इन लेयर्स के रूप में जो जमा एटम्स हैं उसकी वजह से ये कैसे दिखाई देते हैं, ये लस्ट्रस दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। तो लस्टर इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसको मेटेलिक लस्टर भी बोलते हैं। और ये जो लस्टर की वजह से ही जो हमारी ऑर्नामेंट्स हैं, जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, वो बाहर से चमकते हुए दिखाई देते हैं। एरोप्लेन की बॉडी है वो बाहर से चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एरोप्लेन की बॉडी भी किससे बनी हुई होती है, मेटल से बनी होती है। हमारे सारे यूटेंसिल मेटल से बने होते हैं। जब हम उनको मांझ के धो के रखते हैं तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके आउटर सरफेस पे हमेशा चमक रहती है। उसके बाद आता है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या अंतर है? दोनों में जरा सा अंतर है। दोनों में हमको मेटल पर हैमर से चोट करनी है। मेटल के ऊपर जब हम हैमर से, हथौड़े से चोट करते हैं और उसको एक थिन शीट में चेंज कर सकते हैं,
तो ये जो थिन शीट में चेंज होने का गुण है, प्रॉपर्टी है, उसको मैलिएबिलिटी कहेंगे। यानी कि when we hammered a metal it can be changed into a thin sheet and this property is called malleability। और मैलिबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एल्युमिनियम फॉइल, जो आप लंच बॉक्स में पिछले साल लाते थे। याद आ रही है उस एल्युमिनियम फॉइल की? लंच बॉक्स में लगा कर लाते हो, फिर उसको बॉल बनाकर खेलते हो। वो क्या है? वो एल्युमिनियम की फॉइल है, एल्युमिनियम की शीट है। एल्युमिनियम जो है उसको हमने हैमर किया, उसको हैमर से चोट पहुंचाई, और चोट पहुंचाने से क्या हुआ? वो एक थिन शीट में, ऐसे पेपर जैसी शीट में चेंज हो गया। यानी कि उसमें मैलिबिलिटी है। और मैलिबिलिटी यानी कि when we hammered any metal it can be changed into sheets, ये मैलिबिलिटी है। और अगर हम इस मेटल को किसी वायर में चेंज कर सके, बाय हैमर, बाय पुलिंग, खींचकर, हैमर की चोट से अगर हम मेटल को वायर में चेंज कर सकें, तो उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, when we change metal into a thin wire, this is called ductility। ये दोनों गुण आपके नॉन मेटल में नहीं होते हैं, बिकॉज नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, वो भंगुर होते हैं। उनको अगर हम हैमर से चोट पहुंचाएंगे, हैमर से उनके ऊपर पुल करेंगे, तो क्या होगा? वो बिखर जाएंगे। जैसे चौक हमारा टूट जाता है ना, ऐसे बिखर जाएंगे। और जबकि मेटल हमारा शीट में चेंज हो सकता है, मेटल हमारा वायर में चेंज हो सकता है, हैमर करके या फिर पुल करके। तो ये शीट में चेंज होना मैलिबिलिटी, और वायर में चेंज होना डक्टिलिटी। आपको पता है जो हमारा सोना होता है, गोल्ड, वो इतना ज़्यादा डक्टाइल मेटल है कि 1 ग्राम सोने से हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से, इतना ज़्यादा ये डक्टाइल है। सोडियम मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं है, उसको हम वायर में चेंज नहीं कर सकते। सोडियम मेटल मेलेबल नहीं है, उसको हम शीट में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी मेटल्स ऐसे हैं जो ये मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके बाद आता है आपका सोनोरिटी। दिस इज आल्सो ए वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी। सोनोरिटी का मतलब है एक रिंगिंग साउंड, बेल वाली साउंड। जैसे आपने किसी चीज को इस तरह से किया और उसमें से एक घंटी जैसी आवाज आई, उस घंटी जैसी आवाज आने को सोनोरिटी कहेंगे। मेटल्स जो हैं, जब इनको किसी चीज पर टकराया जाता है या फिर स्ट्रक किया जाता है, दे प्रोड्यूस ए सोनोरस और रिंगिंग साउंड। सोनोरस और रिंगिंग साउंड, दिस इज कॉल्ड सोनोरिटी ऑफ मेटल। सोनोरिटी जो है वो मेटल में ही होती है, इसलिए आपकी स्कूल की जो बेल है वो मेटल की बनाई जाती है, लकड़ी की नहीं बनाई जाती। कभी देखा है लकड़ी की का घंटा लटका रखा है, उस पर टन टन किया जा रहा है? नहीं, उसमें क्या होता है, जो आपका घंटा लटकता है गोल, वो क्या होता है, वो मेटल का बना होता है। और स्ट्रक करने वाला जो हथौड़ा है वो आपका मेटल का या वुडन का हो सकता है, लेकिन वो मेन जो आपका गोंग है वो किसका होगा? वो मेटल का होगा, क्योंकि मेटल के अंदर सोनोरिटी होती है। जब इसको स्ट्रक किया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, तो उसमें से टन टन रिंगिंग साउंड आता है, इसको कहते हैं सोनोरिटी। ये भी मेटल का गुण है, नॉन मेटल्स में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रॉपर्टी मेटल में होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप पिछली 2 क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, 6th में और 7th में। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी
these metals are used as utensil. हम जो यूटेंसिल के रूप में यूज कर रहे हैं वो हम मेटल को यूज कर रहे हैं, हम नॉन मेटल को यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। जब हम इसको किसी गैस पर या किसी हीट वाले सरफेस के कांटेक्ट में रखेंगे मेटल को, यूटेंसिल को जो कि मेटल का बना हुआ है, तो वो जो हीट है वो आगे फ्लो होगी और हमारा खाना कुक होगा, पकेगा। इसलिए utensils are made of metals because metals are good conductor of heat। और metals जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, जिसको कहते हैं हीट वाले को तो कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी वाले को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है हीट का वो होता है हमारा गोल्ड। उसके बाद नंबर आता है सिल्वर का। बट सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल। आप समझ सकते हैं ना, अगर हम सिल्वर और गोल्ड की वायर बनाएं और उसके लिए उसको हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग के लिए यूज़ करें तो हमारा घर कितना महंगा हो जाएगा। इसलिए हम इसकी जगह यूज़ करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर या फिर एल्युमिनियम। कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का और एल्युमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। पर कॉपर और एल्युमिनियम में से कौन सा यूज कर सकते हैं बताइए, कॉपर अच्छा रहेगा या एल्युमिनियम? कोई बता सकता है? अगर हम वायर बनाएं और वायर हम लें कॉपर की या एल्युमिनियम की, विच इज बेस्ट, कॉपर और एल्युमिनियम? बताइए। हाँ, कॉपर ही यूज होती है हर जगह और कॉपर ही सही रहती है, लेकिन दोनों। हाँ, एल्यूमिनियम में क्या चक्कर है, एल्यूमिनियम चीप है, सस्ती है। अगर एल्यूमिनियम की वायर आप यूज़ करते हैं तो आपको वो सस्ती पड़ती है, कॉपर की वायर उसकी तुलना में महंगी पड़ती है। लेकिन फिर भी कॉपर की यूज होती है, कॉपर की ज़्यादा बेस्ट है एल्युमिनियम की तुलना में, क्योंकि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन विद कॉपर इज लेस। अगर कॉपर और एल्युमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट में तुलना करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कॉपर का ज़्यादा है और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए वो हाई टेम्परेचर को गेन कर सकती है, उसको सहन कर सकती है। अगर हाई टेम्परेचर आपकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके घर में सप्लाई हो जाता है किसी कारणवश, इलेक्ट्रिसिटी वाले एकदम से हाई वोल्टेज छोड़ देते हैं और आपके घर की फिटिंग में एल्युमिनियम की वायर लगी हुई है, तो एल्युमिनियम की तारे जो हैं, वायर जो हैं, वो क्या होगा, वो गर्म होके क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी और आपकी फिटिंग खराब हो जाएगी। जबकि कॉपर की जो वायर है उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इस वजह से वो उस टेम्परेचर को बियर कर पाएंगी, सहन कर पाएंगी और वो मेल्ट नहीं होंगी और आपकी वायरिंग खराब नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर की वायर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन कॉपर की वायर के ऊपर हम क्या करते हैं, या तो पीवीसी या फिर रबड़ की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि रबड़ और पीवीसी जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, जिससे हमें करंट नहीं आता है। अगर हम किसी वायर को छू लें तो हमें करंट नहीं आएगा, बिकॉज कॉपर वायर इज wrapped with PVC or rubber and PVC is insulator for electricity। इंसुलेटर तो जानते हो ना आप, कंडक्टर और इंसुलेटर याद है कुछ? नहीं है याद? इंसुलेटर और कंडक्टर नहीं है याद? कंडक्टर है, बताओ। If the electricity is flow from some substance, these substance are called conductor।
एंड सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं दैट डजंट गिव पाथ टू इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को रास्ता नहीं देते हैं. These are the barrier for electricity and these barriers are called insulators. जैसे आपके न्यूज़पेपर है, आपका कार्डबोर्ड है, आपका क्लॉथ है, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं. ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं जाने देंगे, उसको रास्ता नहीं देंगे. जबकि आपका जो मेटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है. तो अगर फ्लो हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी तो वो सब्सटेंस आपके क्या कहलाएंगे? कंडक्टर कहलाएंगे. अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है तो वो सब्सटेंस आपके इंसुलेटर्स कहलाएंगे. ये डिफरेंस है दोनों में. तो रबर की कोटिंग हम इंसुलेटर मान के करते हैं. ठीक है, ये आपका हो गया कंडक्टिविटी. एक इसमें कंडक्टिविटी का और दे रखा है एग्जाम्पल, और ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे. ये देखिए, इसमें बल्ब का दे रखा है. आपने देखा है बल्ब कैसा होता है? ऐसे होता है बल्ब. देखिए, ये आपका थिन वाला ग्लास होता है, ऐसे थिन ग्लास, और इसके अंदर इस तरह का फिलामेंट होता है. फिलामेंट से जो अटैच होती हैं, ये फिलामेंट से जो वायर अटैच होती हैं ये थिक वायर्स होती हैं. ये गलत बन गया. एक वायर तो यहाँ साइड में अटैच होती है और एक वायर यहाँ नीचे तक जाती है. ये वायर यहाँ अटैच होती है, एक वायर यहाँ तक जाती है. और ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट जो है ये बना हुआ होता है आपका टंगस्टन का. याद है आपको? कुछ देखा हुआ है आपने बल्ब? मैंने बल्ब ऊपर रख दिया, मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने 5th क्लास में पढ़ाया था जब उनको बल्ब दिखाया था. ये है आपका, देखिए बल्ब, ये 5th क्लास का ही है. इसके अंदर ये देखिए फिलामेंट बना हुआ है. ये बहुत थिन वायर्स होती हैं, और ये जो पूरी कवरिंग है ये भी थिन ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है. ये फिलामेंट है, ये थिन वायर का बना हुआ है, और ये वायर है आपकी टंगस्टन. और यहाँ पे 2 वायर अटैच हैं जो कि थिक वायर्स हैं. एक तो नीचे तक आ रही है और एक यहाँ तक साइड तक जा रही है.